हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम इस वीडियो से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, खासकर जीके पोर्शन से, उस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टोटल 50 टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम से पहले। और पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आप देखेंगे 24, देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने की सोचिए, आपके मन में सबसे पहले ये आता है कि यार प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस से ही अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। और आप देखेंगे जो 24 का एग्ज़ाम हुआ था आपका सीयूटी का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एजुकेशन इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच लिस्ट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन किस लिस्ट में है वो बताइए। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा ये क्या कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट क्या होता है। लेकिन आपको जो 50 टॉपिक्स हम कवर कराएंगे वो बेसिकली प्रीवियस एग्ज़ाम्स के बेसिस पर होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं वो होंगे। इन शॉर्ट कहिए ये आपका क्रैश कोर्स होगा और डेफिनेटली आपको ये गो थ्रू करना चाहिए। बेसिकली ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन डायरेक्ट यही था कि एजुकेशन किस लिस्ट में है। आप देखिए स्टेट लिस्ट क्या होती है, जिन पर कानून बनाने का हक सिर्फ स्टेट को होता है। यूनियन लिस्ट जिन पर कानून बनाने का हक सिर्फ यूनियन को होता है। और कंकरेंट लिस्ट जिसमें कानून बनाने का हक दोनों को होता है, स्टेट और यूनियन को। और जो टॉपिक छूट जाते हैं, मान लीजिए कोई नया टॉपिक आता है, उसे रेजुडेरी सब्जेक्ट में डाल दिया जाता है। तो एजुकेशन आप देखेंगे स्टेट भी बना सकता है कानून और सेंटर भी बना सकता है। इसका आंसर था कंकरेंट लिस्ट। आप देखेंगे ये सेकंड क्वेश्चन था जिसमें था इंडिया हैज़ नॉट अडॉप्टेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्शन ऑफ, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस इलेक्शन में नहीं है। आप देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये नहीं है। थर्ड क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछा गया था। लेकिन आप स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखिए ये विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड, यहाँ पर नोट लिखा है। काफ़ी सारे बच्चे जल्दी जल्दी में होते हैं और पढ़ते हैं यार हैज़ बीन अडॉप्टेड करके, वो आंसर टिक कर देते हैं। और इसमें ये था बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से कौन सा हमने टॉपिक अडोप्ट नहीं किया है। तो इसका आंसर था डीपीएसपी, जो कि आयरलैंड से हमने अडोप्ट किया। बाकी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडोप्ट किए हैं। तो देखिए ये भी तीसरा क्वेश्चन भी कहाँ से पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन 43rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कब पास हुआ, इसका आंसर था 1992। और ये देखिए यानी कि 4 क्वेश्चन आपके 24 एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 23 के सीयूटी एग्ज़ाम से पूछा गया है। इसका आंसर क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होने चाहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक ऐसा है कि ना सिर्फ सीयूटी, क्लैट हो, कुछ भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, पीसीएस के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आना ही आना है। आप इग्नोर कर ही नहीं सकते उसे। ठीक है, फैक्ट्स क्या हैं, आज के डेट में 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं एज ऑफ नाउ। जब भी आप गो थ्रू करें, आप रिवीजन करें, तो इन फैक्ट्स को चेक जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है 470 का 471 हो गया हो, तो एक बार आपको देखना है एज ऑन टुडे मार्च 25 में ये पोजीशन है। जब कमेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन तब 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊंगा, जो नंबरिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की वो होती है 1 2 395 पर ये एंड थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन क्या होता है जब नए आर्टिकल्स ऐड होते हैं तो वो किस तरह से ऐड होते हैं। मान लीजिए 51 आर्टिकल है तो वो नहीं है कि 396 कर देंगे। अगर मान लीजिए वो क्या करेंगे, 51 से रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो उसे 51A बना देंगे और उसकी काउंटिंग बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे आज भी 395 ही है, लेकिन एज ए होल कितने आर्टिकल हो गए हैं, 470 आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, इट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अलाबामा, जो कि यूएस की एक स्टेट है। अगर आप कंट्रीज़ की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्रीज़ का इन द वर्ल्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया है।
नेक्स्ट है क्यों क्यों 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को एडोप्ट हुआ था और एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम रिपब्लिक डे भी 26 जन को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर जी है, वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर जी थे वो, और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन घोषित किया गया था। ठीक है। टोटल अमेंडमेंट्स कितनी हो चुकी हैं, यानी कि कितनी बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन को आज के डेट में चेंज कर दिया है? 106 टाइम्स हमने चेंज कर दिया है, यानी कि 106 बार अमेंडमेंट हो चुकी हैं। और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है वो हुई है कि रिजर्वेशन देना है हमें 1/3 इन द सीट्स ऑफ लोकसभा, यानी कि आर्टिकल 330A में ये चेंज था, जो मैंने बताया ना कि 395 के आगे 396 नहीं करते, क्योंकि ये 390 सॉरी जो ये चेंज हुआ वो 330 आर्टिकल से रिलेटेड था, तो उन्होंने नेक्स्ट ऐड कर दिया 330A। ठीक है। जो लेटेस्ट हमारी हुई है वो है कि वुमेन्स को रिजर्वेशन देना है पार्लियामेंट में, लोकसभा की सीट में 33%, यानी 1/3 हमने रिजर्वेशन दिया है फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अभी हमने फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स दिया है, लेकिन जैसे हमने रिजर्वेशन दिया था स्पेशल कैटेगरीज को, एससीज को, बीसी को, वो भी हमने 10 ईयर्स के लिए दिया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। तो लेट्स सी कि वुमेन्स की रिजर्वेशन जो है वो आगे एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को अगर आपको कवर करना है तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। क्या पार्ट्स पता होने चाहिए, जो हमने देखा कि 25 पार्ट्स हैं आपके टोटल। शेड्यूल्स पता होने चाहिए कि देखिए शेड्यूल से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 7 शेड्यूल में ही लिस्ट है और उसी लिस्ट से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल्स आप 470 की 470 तो देखिए आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो हमने निकाले हैं बाहर, और हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे आर्टिकल, तो आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं। सोर्सेज क्या हैं, यानी किन किन सोर्स से क्या क्या हमने अडोप्ट किया है वो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पता होना चाहिए। आप देखेंगे अमेंडमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 73rd अमेंडमेंट कब लागू हुई, ये आ गया, इसका आंसर था 1992। ये भी पूछा जा सकता है 73rd अमेंडमेंट थी वो किस टॉपिक से थी, 74 किस टॉपिक से थी, 86 किस टॉपिक से थी, फर्स्ट अमेंडमेंट किस टॉपिक से थी। जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो भी हम कवर करेंगे। और जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है। अब आते हैं पार्ट्स के ऊपर। देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कैसे याद होगा कैसे नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, हम आपको समझाएंगे भी और याद भी कराएंगे। ठीक है। पार्ट 1 क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। अब आप ये देख लीजिए, जो इंडिया है हमारा, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये पहला है, यानी कि अगर मान लीजिए डिफरेंट स्टेट हैं उनकी बाउंड्रीज़ कैसे अमेंड होगी, कौन सी स्टेट जो है उसको क्या मर्ज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये सब पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है। सेकंड है सिटीजनशिप। जैसे हमने कहा सिटीजनशिप कौन सी लिस्ट में आता है, आप ये बताइए किसको हक है सिटीजनशिप के ऊपर कानून बनाने का, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है आर्टिकल 5 से 11 तक। थर्ड है जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। देन है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो डायरेक्शन दी गई हैं किनको, स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्शन दिए हैं कि स्टेट्स को कि आपको इन टॉपिक पे ये कानून बनाना है, आर्टिकल 36 से 51। देन है पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि है आर्टिकल 51A में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बच्चों बात बताऊं कि फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमने कहा है कि आपको सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का कोई भी आर्टिकल आपको नहीं छोड़ना है, सारे करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है यूनियन। देखिए, अब आप पहले 5 आर्टिकल पे कंसंट्रेट कीजिए, आप कैसे याद करेंगे। देखिए, पहले हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आई। देखिए, आप इमेजिन कीजिए आप किसी कंट्री में, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, राइट्स चाहिए। आपको सिटीजनशिप मिल गई, राइट्स मिल गए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है स्टेट्स को कि आप ये प्रिंसिपल लागू कीजिए, यानी कि DPSP, और राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ होंगी, नेक्स्ट है ड्यूटीज़।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का क्लियर हो गया, हमें सिटीजनशिप मिल गई, हमें राइट्स मिल गए, डायरेक्शंस मिल गई स्टेट्स को, डीपीएसपी मिल गई और हमारी ड्यूटीज़ आ गई। नेक्स्ट है हमारा यूनियन। अब यहाँ से हम सेकंड वे में स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पार्ट्स याद हो गए। कैसे? यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फिर हमें राइट्स मिले, स्टेट को डायरेक्शन मिली और हमें ड्यूटीज़ मिली। अब है यूनियन से स्टार्ट करेंगे जो कि पार्ट 5 है। अब देखिए यूनियन है नेक्स्ट पार्ट, देन है स्टेट जो कि आर्टिकल 152 से 237 तक है। अब देखिए यूनियन आ गया, यानी यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देखेंगे यूनियन आप समझ लीजिए, देखिए 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, सेंटर की अलग है, स्टेट की अलग है। लोकसभा के इलेक्शन अलग होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं। तो यूनियन के बाद आ गया स्टेट। देन पार्ट 7, एक चीज़ बच्चों आपको याद रखिए, पार्ट 7 अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो रिपील कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट में। ये क्या था? स्टेट इन बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ये किस पार्ट से रिलेटेड है, अगर 7 है तो आपको तो भूल ही जाना है, 7 तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी। देखिए पार्ट 5 क्या था, हमने देखा पार्ट 5 था यूनियन, पार्ट 6 क्या था, पार्ट 5 क्या था? यूनियन। पार्ट 6 क्या था? स्टेट। ठीक है, 7 है नहीं। और फिर आ गया यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन आया, फिर स्टेट आया, फिर यूटी आया। आप देखेंगे ना, फिर क्या है? पंचायत राज सिस्टम आया। अब देखिए बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से बना हुआ है हमारे पार्ट्स, पहले यूनियन, देन स्टेट, फिर यूनियन टेरिटरीज, फिर पंचायत्स, देन है म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक ही पार्ट नंबर में है 9 में, लेकिन ये बाद में अमेंड हुआ था, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था 73rd एंड 74 अमेंडमेंट। पार्ट 9A एंड पार्ट 9B ये म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। और देन आता है हमारा पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अब देखिए ये एरिया से ही सारे के सारे रिलेटेड है, पार्ट 5 से लेके 10 तक। पार्ट 5 यूनियन है, पार्ट 6 स्टेट है, पार्ट 7 है नहीं, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज है, पार्ट 9 जो है वो पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, देन शेड्यूल ट्राइब एरिया से रिलेटेड है। आई होप आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे तो याद क्यों नहीं होंगे, ये बिल्कुल याद होंगे। ठीक है, देन अगर पहली बात तो आपको सारे के सारे ही पार्ट्स याद करने चाहिए, लेकिन अगर आप सारे पार्ट्स नहीं याद कर पाते हैं तो आगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, आप उन्हें तो याद रखेगा ही रखेगा। पार्ट 11 है रिलेशन कैसा है यूनियन का स्टेट के साथ। पार्ट 12 है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट क्या हैं। फिर है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया, यानी किस तरह से ट्रेड कॉमर्स होगा। और पार्ट 14 है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। अगर आप इन्हें गो थ्रू जरूर कीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में देखिए एमसीक्यू टाइप हैं, अगर आपको आधे पार्ट भी याद हैं, आपको पता है कि पहले ये पार्ट्स हैं देन ये पार्ट्स हैं, तो आप डेफिनेटली अपने आंसर्स को पोर्शन को मिनिमाइज़ कर पाओगे। अगर 4 पार्ट हैं, आप 2 तो कंफर्म कर दोगे, यार ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, देन आप 50-50 भी खेल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी दिमाग चाहिए, उसके लिए भी थोड़ी कॉमन सेंस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल्स। अब देखिए इनके बाद जो इलेक्शंस हैं, जो पार्ट 15 में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 15 पार्ट में इलेक्शन का जिक्र है। और स्पेशल प्रोविज़न जो है वो पार्ट 16 में है। और पार्ट 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी पार्ट 17 में है। इमरजेंसी प्रोविज़न मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 18 में है। पार्ट 19 मिसलेनियस है। देन अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ कि इस पर क्वेश्चंस लगभग आता ही आता है, काफ़ी एग्जाम्स में आता है और आता रहेगा। ठीक है, पार्ट 21 जो है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न है। एंड पार्ट 22 शो टाइटल कमेंसमेंट वगैरह है। अब आप कहेंगे जी यार ये तो 22 पार्ट ही हुए, लेकिन मैंने तो 25 पार्ट के थे। देखिए जैसे आर्टिकल्स में था वैसे ही आपने देखा नहीं कि पार्ट 9 था, फिर पार्ट 9A था, फिर पार्ट 9B था, और इसी तरह से पार्ट 4A भी था। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 25। ठीक है, अब शेड्यूल्स के ऊपर आते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सिर्फ 8 शेड्यूल थे, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 शेड्यूल हैं, 12 लाइन्स हैं। आप पहला वर्ड भी याद रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये शेड्यूल इससे रिलेटेड है, आपको याद होने ही चाहिए। शेड्यूल 1 क्या है? नेम्स देता है स्टेट की एंड यूनियन टेरिटरीज को। शेड्यूल 2 किससे रिलेटेड है? सैलरीज से रिलेटेड है। आप फर्स्ट वर्ड भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा।
शेड्यूल 3 क्या कहता है, ओथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के बारे में बताता है। शेड्यूल 4 एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा के बारे में बताता है। और शेड्यूल 5 जो बताता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स के बारे में बताता है। और स्पेशल प्रोविज़न बने हुए हैं असम एंड मिजोरम के बारे में, कैसे याद करने में आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पर थे हम, शेड्यूल 1 में नेम्स हैं, देन देखिए पहले तो नेम्स सबसे ज़रूरी है स्टेट्स की, देन सैलरीज वगैरह देंगे, देन ओथ्स एंड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखेंगे ना, ये यहाँ पर ट्राइबल एरिया की बात चल रही है और यहाँ पर भी ट्राइबल एरिया की बात चल रही है, लेकिन किनके, असम, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह के जो स्पेशल प्रोविज़न हैं उन ट्राइबल्स एरिया की बात चल रही है। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और ये भी एलोकेशन से रिलेटेड है। तो देखेंगे ट्रिपल ए आ गया यहाँ पे, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल नेम्स, सैलरीज, ओथ्स, देन ट्रिपल ए, आप याद रखेंगे। इनको भी आप बिल्कुल लाइन वाइज याद रखिए, पहले एलोकेशन की बात है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, शेड्यूल एरिया की, देन स्पेशल प्रोविज़न जो है हमारे असम मेघालय के बारे में। शेड्यूल 7 आपका तो 24 का क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आया था, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो हम डिस्कस भी करेंगे। यूनियन लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, जहाँ पे पूछा गया था एजुकेशन किस लिस्ट में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। शेड्यूल 7 डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बारे में है, जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है। शेड्यूल 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज जितनी भी हैं रिकॉग्नाइज की गई हैं वो सब इसमें आती हैं, ठीक है। ये 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे लास्ट के 6 जो शेड्यूल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाएंगे, ठीक है। 9 है लॉज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कौन से लॉज जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू से एग्जाम्प्ट किए गए हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, लेकिन इसका इतना रेलेवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू में सब कुछ आता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का ये एक पार्ट है, ऐसा हेल्ड हुआ था, ठीक है। शेड्यूल 10 क्या बताता है, एंटी डिफेक्शन लॉस के रिलेटेड है, एमपीज एंड एमएलए के, जो एमएलए और एमपी पार्टी बदल लेते हैं ना इलेक्शन जीतने के बाद, जो सत्ता में आती हुई सरकार उसमें शामिल हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए है ये एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसका शेड्यूल 10 से रिलेटेड है। शेड्यूल 11 क्या है, पंचायत अथॉरिटी, यानी कि पंचायत के बारे में है। 73rd अमेंडमेंट में जो ऐड हुआ था, जो क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट आया था कि 73rd अमेंडमेंट कब हुआ था, 1992 इसका आंसर था। तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत 73rd अमेंडमेंट में शेड्यूल 11 में ऐड हुआ, और सिमिलर है लेकिन म्यूनसिपैलिटी की बात की गई है वो शेड्यूल 12 के लिए है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्स, प्लीज़ इसे 1-2 बार गो थ्रू करेंगे, आपको याद हो जाएंगे बाय हार्ट, आपको याद होने चाहिए। ट्रस्ट मी, ये आपको अभी नहीं, आपको आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप थैंक्स बोलेंगे कि हाँ आपने टाइमली ये सब चीज़ें याद की हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल शेड्यूल 7 जो लिस्ट आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है या नहीं एजुकेशन, आप उस लिस्ट को 7 शेड्यूल को गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप एमई की वेबसाइट पे जा सकते हैं। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सी लिस्ट जो है सेंटर के अंडर आएगी, स्टेट के अंडर आएगी या कंकरेंट में आएगी, वो है सेंटर के अंदर। देखिए सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े बड़े सब्जेक्ट्स देखेगी, डिफेंस के लिए वो कानून बना सकती है, मिलिट्री के लिए बना सकती है, सीबीआई, यूएनओ, सिटीजनशिप, फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब क्या है, ये सेंटर के लिस्ट में आते हैं और सेंटर ही इन पर कानून बना सकती है, ठीक है। आप भी देखिए अगर आपको नहीं भी पता, आपके सामने क्वेश्चन आया तो आप थोड़ा लॉजिक अप्लाई कीजिए, क्या इस टॉपिक पे स्टेट कानून बना सकती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि इन पर कानून क्या, कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पर स्टेट कानून बना सकती है, को आंसर में आया कि डिफेंस। क्या डिफेंस सब्जेक्ट है स्टेट का? स्टेट तो अपनी इंटरनल पॉलिसी बनाएगी ना, जो बड़े मैटर हैं, इंटरनेशनली मैटर हैं, या फिर पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, सेंसस है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये तो सेंटर के ही है। तो आप थोड़ा सा माइंड भी अप्लाई करेंगे तो आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट क्या है? पब्लिक ऑर्डर मेनली, पब्लिक ऑर्डर यानी कि लॉ बनाए रखना, झगड़े ना हो कहीं पर भी, कोई भी सिचुएशन जो है वर्स ना हो, बिल्कुल पीस बनी रहे, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। पुलिस इंपॉर्टेंट है, पुलिस स्टेट मैटर में आती है। लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का टॉपिक जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, फिशरीज इंपॉर्टेंट है, और टैक्स जितना भी है एग्रीकल्चर इनकम पर, टोल्स पर, ये
स्टेट के सब्जेक्ट हैं। हम सारे कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल जो पता ही होने चाहिए हम वो कवर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इनमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। जो भी क्रिमिनल लॉज हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, उन पर अगर कानून बनाना है तो वो कंकरेंट सब्जेक्ट में है। एजुकेशन, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एजुकेशन किस लिस्ट में आता है, 24 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसी तरह से न्यूज़पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस भी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, ये थे शेड्यूल्स। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर आपको गो थ्रू करने हैं वो हमने बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं आपके एग्जाम परस्पेक्टिव में। ये मेनली वो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के, डीपीएसपी के, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के, एंड जुडिशियल एंड इमरजेंसी के। अगर देखिए वन बाय वन अराउंड 49 to 50 आर्टिकल हमने आइडेंटिफाई किए थे जो आपके एग्ज़ाम से परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अब 50 को यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। हमने लिस्ट तैयार की है। डेफिनेटली अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previous notes.com पर जाकर उसे गो थ्रू कर सकते हैं। आर्टिकल बिल्कुल आपको मिल जाएगा, 50 के 50 आर्टिकल उसमें है, और डिटेल में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अगर गो थ्रू करना है, जस्ट याद करना है, कैसे याद करना है हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इन्हें गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शेड्यूल हमने बता दिया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस आएंगे उसमें से डायरेक्ट, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, बने रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू।